दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक में आज फिर से अपर सर्किट लग गया और आप देख सकते हो कि लगातार स्टॉक तोड़ रहा है। इसके बीच में बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रतन इंडिया पावर ने अपने क्वार्टर 4 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। किस तरह से रिजल्ट रह सकता है और क्या आने वाले समय इस रिजल्ट के बाद रतन इंडिया पावर में और शानदार तेजी आ सकती है या फिर इस समय स्टॉक में से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, आगे की क्या रणनीति हो सके उसको समझने की कोशिश करेंगे। रतन इंडिया पावर के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है और क्या इसके लिए अपॉर्चुनिटी है जिसका ये फ़ायदा उठा सकता है, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। रतन इंडिया पावर जो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन इसका फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया जा रहा है। ऐसे में क्या ये कंपनी कमाल कर सकती है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 12.25 पर। कल की क्लोजिंग 12 रुपीज़ के आसपास थी अपर सर्किट के साथ। इंट्राडे में 12.25 का लो बना, यानी जहां से शुरुआत हुई उसके बाद में इसमें अच्छी तेजी ही देखने को मिली और 12.60 का हाई बना, यानी 5% का अपर सर्किट लग गया। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे स्टॉक में आज काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में कामकाज हुआ। पूरे दिन में यहाँ पे काफ़ी बड़ी खरीदारी भी हुई, कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हुई। अंत में लगा अपर सर्किट, वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई थी। इसमें यानी डिलीवरी बेस काम ज़बरदस्त हो रहा है। और कल इसका 18 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। लेकिन आज 21 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम हुआ, यानी इस पेनी स्टॉक के अंदर बहुत ज़बरदस्त बिकवाली और ख़रीदारी का दौर जारी है, यानी बड़े फंड हाउस इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे में स्टॉक तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। वैसे इसने आज एक नया इतिहास रच दिया, एक फ्रेश हाई बना के 12.25 इंट्राडे का लो, लेकिन हाई 12.60 का, जो इसका एक 52 वीक का नया हाई बन गया है। बिल्कुल 52 वीक का जो लो है वो 3.05 का। उस हिसाब से देखें तो लोगों का जो निवेश है वो 4 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 95 पैसे की और हाई 45 की है। तो फिलहाल अभी अपने 52 वीक के लेवल पे तो ये हाई में पहुंच गया है, लेकिन अभी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी नीचे है, यानी कह सकते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यू है। अब इसके बीच में जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रतन इंडिया पावर ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। उन्होंने क्वार्टर 4 के लिए तैयारी कर ली है और उसकी रिजल्ट की डेट का ऐलान हो चुका है। तो कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाई। आप देख सकते हो कि बुधवार 22 मई 2024 को कंपनी बोर्ड मीटिंग के दौरान अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर करेगी। और देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने अपने 31 मार्च 2024 तक के कैश फ्लो की जानकारी भी साझा करेगी, यानी उसका स्टेटमेंट भी देगी कंपनी पास कितना कैश फ्लो है, किस तरह से कंपनी बिजनेस लेके आगे बढ़ रही है। और इसके अलावा कंपनी अपने जो ऑडिटर्स के माध्यम से रिजल्ट को अप्रूव करने की कोशिश भी करेगी और आने वाले समय किस तरह से विज़न क्या है, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी, वो सारी जानकारी इस रिजल्ट के दौरान शेयर की जाएगी। यहाँ पे देख लो कि कंपनी की इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी थी, 1 अप्रैल 2024 से ही क्लोज थी। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पे 2 दिन के बाद में ही फिर से ट्रेडिंग शुरू होती है। तो 24 मई यानी शुक्रवार के दिन नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। तो कंपनी से संबंधित जो भी है, चाहे बोर्ड के मेंबर्स है या फिर एम्प्लॉयज़ है या प्रमोटर है, वो सारे ट्रेडिंग शुरू कर पाएंगे 24 मई से। तो ये उनके लिए डेट आ चुकी है। अब अगर हम पिछले कुछ रिजल्ट की बात कर ले तो देख दो कि मार्च 2023 में कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू था वो 988.64 करोड़ के आसपास था और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 483.19 करोड़ माइनस, यानी लॉस में थी कंपनी। अब जून 2023 की बात करें तो रिवेन्यू गिर के नीचे आया, 935.98 करोड़ के आसपास आ गया और लॉस बढ़ के 549.36 करोड़ तक पहुंच गया, यानी रिवेन्यू गिरा, लॉस बढ़ा। अब इसके बाद में बात करें सितंबर 2023 की तो रिवेन्यू फिर से गिर के 884.75 करोड़ तक आ गया। और बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो देख सकते हो कंपनी और लॉस में आ गई, 632.67 करोड़ का भारी लॉस हुआ, यानी कंपनी का लॉस लगातार बढ़ रहा है। प्रॉफिट लॉस तो बढ़ ही रहा है लेकिन रिवेन्यू भी गिर रहा है। अब ये देखो कि दिसंबर 2023 थोड़ा सा कंपनी के लिए ठीक रहा। कंपनी का रिवेन्यू फिर से बढ़ा, 888.30 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू रहा और लॉस घट के 586.97 करोड़ के आसपास है।
तो कुछ आशा जगी है दिसंबर क्वार्टर में, यानी क्वार्टर 3 में कंपनी का रिवेन्यू फिर से बढ़ा, लॉस कम हुआ, जिससे लग रहा है कि इस बार कंपनी कुछ आशावादी रिजल्ट ला सकती है। यानी पिछले मुकाबले जैसा हमने देखा कि दिसंबर में कंपनी ने लॉस को कम किया, इस बार हो सकता है लॉस थोड़ा और कम हो और रिवेन्यू बढ़े, तो फिर यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की हम कल्पना कर सकते हैं। अब इसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि REC लिमिटेड ने इसको NCLT के तहत इसके ऊपर कार्रवाई शुरू करवाई है। अब आप देख दो कि इसका जो पूरा का पूरा मामला भी NCLT में है और REC ने इसको NCLT में खींचा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या कंपनी नीलाम होगी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो कि दो बड़े जो ग्लोबल इन्वेस्टर जिसमें गोल्डमैन सैच और वर्दे पार्टनर्स, ये पूरा इस समय भरोसा जता रहे कंपनी पे और वहाँ पे वो इक्विटी लेके फंड प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो कुल मिला के उनको लग रहा है कि ये कंपनी सर्वाइव कर जाएगी और इसीलिए वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वर्दे पार्टनर्स ऑलरेडी ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जहाँ पे कंपनियां भले लॉस में हो लेकिन बिजनेस का नज़रिया अच्छा हो, जिसमें रिलायंस पावर में भी इन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश करके इक्विटी लिया है और इसी तरह से इन्होंने यहाँ पर भी इक्विटी ली है। अब रतन इंडिया पावर की इंस्टॉल कैपेसिटी देखें तो 2700 मेगावाट की है, जिसमें यहाँ पे इनके पास अमरावती और नासिक में 1350 मेगावाट के पावर प्लांट है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि ये जो बिजली का निर्माण करते हैं वो महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सप्लाई करते हैं, उनके साथ में उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो बिजनेस तो ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, जितनी बिजली बनी है वो सारी खपत भी हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंपनी में भारी भरकम कर्ज है और NCLT की तलवार लटक रही है, लेकिन सेटलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी कुछ रिजोल्यूशन पास भी कर रही है इससे, ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है कि इन्होंने पिछले दिनों कुछ बैंकों का कर्ज चुकाया भी है, कुछ रिस्ट्रक्चर भी किया है। तो ये एक तरह से पॉजिटिव पहलू है। दूसरी इसके लिए अपॉर्चुनिटी देखें तो जो रिपोर्ट जो निकल के आ रही है, ये सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट है कि आने वाले 2030 तक जो कोल बेस्ड पावर प्लांट की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। यानी इस समय जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 80 गीगावाट की और वृद्धि की जरूरत पड़ेगी आने वाले 2030 तक। तो कम से कम देख सकते हो कि 27 गीगावाट के आसपास अंडर कंस्ट्रक्शन है जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसको, लेकिन उसको बढ़ाना होगा। 80 गीगावाट की कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी, यानी 2030 तक 335 गीगावाट की जरूरत पड़ेगी कोल बेस्ड पावर प्लांट की। तो कुल मिला के सरकार की ये मंशा है कि इस सेक्टर को प्रमोट किया जाए ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़े उसको पूरा किया जा सके। रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की भी लिमिटेशन होती है, जैसे कि आप देखें तो विंड एनर्जी के लिए हवा जरूरत होती है, अगर हवा नहीं बोगी तो विंड नहीं चलेंगे, बिजली का निर्माण नहीं होगा। और सोलर एनर्जी के लिए सूर्य की ऊर्जा की जरूरत है, अगर सूर्य की बिजली नहीं होगी और सूर्य की ऊर्जा नहीं होगी तो सोलर से भी बिजली नहीं बन पाएगी, यानी बारिश के मौसम में प्रॉब्लम होती है। तो कुल मिला के इसीलिए 24 घंटे जो बिजली का निर्माण कर सकते हैं वो है कोल बेस्ड पावर प्लांट, और इसीलिए सरकार इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी समझते हैं कि कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी आगे बढ़े। तो इसके लिए सरकार का सपोर्ट मिल सकता है, सरकार की तरफ से राहत दी जा सकती है, और REC लिमिटेड भी सरकारी कंपनी, तो इनको एक सपोर्ट दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन डिमांड की बात करें तो 2030 तक के लिए जो प्रेडिक्शन किया गया उसमें 260 से लेकर 2699 टेरावाट तक बिजली की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में आप देखो तो जो करंट लेवल हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी उसके हिसाब से ये बहुत कम है, और इसीलिए सरकार कोई भी कोल बेस्ड पावर प्लांट को बंद होने नहीं देगी। तो कुल मिला के एक अच्छा मौका बनता है कि इसमें निवेश किया जाए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। अब चलते कुछ डील की तरफ। सुबह देख सकते हो 10:48 पर 12.55 की प्राइस से 65,99,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 10:48 उसी समय 12.64 की प्राइस से 78 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर उसके बाद उसी समय 10:48 पर 12.60 की प्राइस से यहाँ पे 1,15,08,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई, यानी किसी ने करोड़ों शेयर खरीदे। फिर 10:50 पर 12.55 की प्राइस से यहाँ पे 1 करोड़ शेयरों की एक बिकवाली हुई है। तो उसके बाद 11:10 पर 12.55 की प्राइस से 75 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसी समय 11:10 पर 12.64 की प्राइस से 46,96,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो कुल मिला के देख लो कि जिस बड़े फंड हाउस को प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने आज कर लिया है, और काफ़ी अच्छी फ्रेश खरीदारी शुरू हुई है, जो इशारा करिए कि स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है, एक बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे 2 बड़े म्यूचुअल फंड भी निवेश किया, जिसमें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड ने 815 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड ने भी यहाँ पे 113 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, यानी कुछ म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे भरोसा जता रहे। ऐसे में एक निवेश का मौका तो बनता है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा निवेश कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो और ये 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई दे। लेकिन फ्रेंड
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।